हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10 वालों के लिए, ठीक है, जो कि बहुविकल्पीय है। पूरा का पूरा इसमें बहुविकल्पीय आपको सॉल्व कराया जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि इस VW के जो है क्लासेज में आपका लल्लन टॉप जो है वीडियो पूरा मिलेगा। ठीक है, इसमें कम से कम आपको जो है 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पूरा का पूरा बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये इससे जो है आपके बोर्ड में ज़रूर क्वेश्चन, ठीक है, मिलेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य जो होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगर हम मनुष्य की बात करें, किसकी बात करें, मनुष्य की, तो मनुष्य जो होता है, ठीक है, अगर हम बात कर लें तो वृक्क जो है मनुष्य वाले में एक तंत्र है। वृक्क से क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वृक्क से। ठीक है, उत्सर्जन का मतलब इससे मूत्र निकलते हैं। ठीक है, मूत्र निकलता है, इससे क्या निकलता है, मूत्र हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, ठीक है, जो कि मूत्र में मिला रहता है। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, इनसे निकलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, यानी पहले का सी आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कह रहा इसमें कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक क्या चीज़ें हैं। अगर स्वपोषी है, अगर स्वपोषी पौधा है या स्वपोषी कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ठीक है, और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यानी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही माना जाएगा, यानी कि वही आपका आंसर सही है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है ATP तथा NADPH का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ATP और NADPH का निर्माण कहाँ होता है, ये आपको जानना है। तो आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें ATP और NADPH का फुल फॉर्म कहाँ होता है, ये आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और इसमें दिया है, ठीक है, प्रोक्सीसोम में, और उसके बाद है लाइसोसोम में। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है, ये तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि ग्रेना में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें है पित्तरस का स्राव होता है। तो पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा, पित्तरस की अगर हम स्राव की बात करें तो यकृत से होता है। किससे होता है भैया, यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, जो कि आकर के पित्ताशय में इकट्ठा होता है। किसमें, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो पित्ताशय आपका आंसर इसमें गलत हो जाएगा, लेकिन यकृत आपका सही होगा। तो यकृत से क्या होता है, पित्तरस का स्राव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि कह रहा है इसमें पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, कह रहा है पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए भैया, जाइलम का काम क्या होता है पादपों में, ये जल का वहन करते हैं, यानी कि जल का वहन करते हैं। यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि ये जल को लेके जाते हैं, और फ्लोएम जो होता है इसमें
वो भोजन को बनाने का काम करता है। किसको? भोजन जो बना जाता है, ठीक है, जो बनता है वो फ्लोएम लेके जाता है पूरे तने को, ठीक है, पूरे तने को देता है और पूरे जड़ को दे देता है। तो यानी इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें क्या होगा आपका, तो ए आंसर आपका सही होगा, यानी कि जल का वहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है 6वां क्वेश्चन कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। देखिए भैया, ऊर्जा की जो मुद्रा की बात करें, कि सिक्का की बात अगर हम करें तो सिक्का कौन होता है? अगर हम ऊर्जा सिक्का की बात करें तो ये ATP होता है। ATP क्या होता है? ये ऊर्जा का सिक्का होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका पहला आंसर सही होगा। ठीक है, ए वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि 7वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है 7वां क्वेश्चन कह रहा है परिचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। देखिए भैया, ऊर्जा गृह की अगर हम बात करें तो ये किसे कहा जाता है? तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पावर हाउस, यानी कि विद्युत घर भी कहा जाता है। तो आंसर आपका ए वाला आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हीमोग्लोबिन की बात कर दें तो हीमोग्लोबिन जो होता है भैया, ये उत्सर्जन का काम ना करके, ठीक है, श्वसन का करती है। किसका काम करती है? श्वसन का काम करती है। जो ये होता है, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, ये क्या काम करती है? श्वसन का काम करती है। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा बी आंसर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिए, कोष्ठकों यानी कि चैम्बर की बात कर दें। किसकी बात कर दें? चैम्बर की। सॉरी मेरे बच्चों, ठीक है, चैम्बर की अगर हम बात कर दें, यहाँ पे किसकी बात करें? चैम्बर की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो चैम्बर होता है, अगर हम चैम्बर की बात करें, किसकी बात करें? चैम्बर की। ठीक है, ये चैम्बर हो गया। अगर हम चैम्बर की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। वो चारों चैम्बर कौन कौन से होते हैं ये आपको जानने हैं। तो देखिए भैया, एक होता है दायां लिंद। क्या होता है? दायां लिंद। और दूसरा होता है बायां लिंद। ठीक है, बायां अलिंद। और तीसरा होता है दायां निलय। और चौथा होता है बायां निलय। ठीक है, ये इतनी चीज़ें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो 4 चैम्बर हो गए और इसमें 4 प्रकार के, ठीक है, वाल्व भी होते हैं। 4 वाल्व भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वाल्व। वाल्व को क्या कहते हैं? ठीक है, वाल्व को एक चीज़ और कहते हैं, कोष्ठ, क्या बोलते हैं उसको? प्रकोष्ठ भी कहते हैं, इसमें आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें 10वां वाला, अगर हम 10वें के क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार जो कोशिकाएं होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, द्वार कोशिका जड़ में नहीं पाई जाती, ना तो रंध्र में पाई जाती हैं। इनमें से सभी की बात किया है तो गलत हो जाएगा, यानी ये होगा आपका वात रंध्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अभी हमने बताया आपको कि फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन का बनाने का काम करता है, यानी फ्लोएम जो है भोजन को किस रूप में स्थानांतरित करता है, ये जो है हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लोएम जो होता है ये सुक्रोज के रूप में, ठीक है, भोजन को लेके जाता है पूरे पत्तियों को, ठीक है, पूरे तने और पत्तियों, पूरे पेड़ को पहुंचा देता है, ठीक है, भोजन, ताकि सभी पेड़ पौधे हरे भरे बने रहें। ठीक है, ये रहा 11वां क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 12वें क्वेश्चन की, किसकी बात करें?
ब्राह्मणी क्वेश्चन की, तो मेरे रसगुल्लों याद रखिएगा, ये जो ब्राह्मण क्वेश्चन है वो अगर हम बात करें, जठर रस स्रावित करने वाले, ठीक है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए भैया, जठर ग्रंथियों की बात किया है, किसकी बात किया है, जठर ग्रंथियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये आमाशय में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय। लेकिन आमाशय के किस भाग में, तो पाइलोरिक वाले भाग में, पाइलोरिक, ठीक है, आमाशय के पाइलोरिक वाले हिस्से में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आमाशय का फिगर है, ठीक है, तो यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब समझ में आया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कहा है वे प्रक्रियाएं जिनमें, हाँ ये सॉरी, इसमें हमने बताया नहीं इस वाले का आंसर, ब्राह्मण वाले का। तो ब्राह्मण वाले का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आमाशय हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, वे प्रक्रियाएं जिनमें कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। मतलब अगर कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है वो होती है अपचायी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 14वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। तो मेरे रसगुल्लों 14वां क्वेश्चन है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ध्यान रखिएगा, ये अवशोषित करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, तो क्लोरोफिल क्या चीज़ लेता है, ध्यान रखिएगा। जल जो होता है ये जड़ लेता है, खनिज लवण ये भी जड़ खींचता है, प्रकाश पत्तियां लेती हैं, ऑक्सीजन जो काम करता है ये क्लोरोफिल भी इसमें भूमिका निभाती है ऑक्सीजन लेने का। और ध्यान रखिएगा ये प्रकाश भी लेती है, क्लोरोफिल क्या काम करता है, प्रकाश लेती है, जिससे अपना भोजन बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब आपके गलत हो जाएंगे। तो आंसर आपका सी आंसर आपका सही होगा, जो कि है क्लोरोफिल अवशोषित करता है, तो प्रकाश अवशोषित करता है जिससे अपना भोजन बना लेती है, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी नहीं है, अगर कहा होता है विषमपोषी है तब तो सभी हो जाते हैं। कह रहा है इसमें नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मनी प्लांट एक ऐसा है जो विषमपोषी नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों विषमपोषी हैं। क्या हैं, विषमपोषी हैं ये तीनों के तीनों। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से, जो कि है इसमें कह रहा है मूत्र निर्मित, ठीक है, मूत्र का निर्माण होता है। तो हमने अभी जस्ट इसके पहले आपको जो है बताया है, मूत्र का निर्माण वृक्क से होता है। वृक्क को बोलते हैं भैया गुर्दा, क्या बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं और किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा तीन नाम इसके होते हैं, वृक्क, गुर्दा, किडनी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसी वृक्क से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जो कि अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं उससे यूरिया बनता है, ठीक है। यूरिया जो है वो यूरिया के रूप में मूत्र को निकाल दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद है आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि है 17वां, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अगर हम लार में एंजाइम की बात करें, किसकी बात करें, एंजाइम की, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही होगा। और लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के हमने आपको लिख दिया। और टाइलिन भी इसमें जो है लार में पाया जाता है, ठीक है, टाइलिन, लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज, ये जो होते हैं ये, और डाइस्टेज भी पाया जाता है, ठीक है। ये एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं लार में, ठीक है। अब ये लार कहाँ होता है, तो ये मुख में जो है होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें, देखिए भैया पादप वाले क्वेश्चन अब आ गए हैं, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर आपके 2 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए भैया चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कहते हैं भैया पादप है ना, ये पौधा जो होता है ये आपको क्या काम करता है,
हर एक तरह से आपको जो है इसमें ऐसे ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन देता है आपको, ठीक है, लकड़ियाँ भी देता है, ठीक है, आपको जीवित रहने के लिए, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, और ज़रूरत पड़ने पर फल वगैरह सब कुछ देता है लगभग ये पूरा, ठीक है। तो पेड़ को जो लोग काटते हैं उसकी बात अगर हम करें, कहते हैं ना, पेड़ काटने आए थे कुछ लोग हमारे गांव में, पेड़ काटने आए थे कुछ लोग हमारे गांव में, अभी धूप है कहकर बैठे हैं उसी पेड़ के छांव में, अभी धूप है कहकर बैठे हैं उसी पेड़ के छांव में। तो चलिए 18वां क्वेश्चन जो कि पेड़ों से संबंधित है, कह रहा है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। अब ध्यान दीजिएगा, पादप हार्मोन्स की बात कर दिया है तो ये नियंत्रण एवं समन्वय से ये आपका जो है क्वेश्चन है पादप हार्मोन्स वाला, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है इंसुलिन, ठीक है, थायरॉक्सिन दिया है, एस्ट्रोजन दिया है और साइटोकाइनिन दिया है। तो इसमें कौन सा होगा आपका, तो देखिए भैया पादप हार्मोन्स की अगर हम बात कर लें इसमें, ठीक है, तो वो होगा आपका ये एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो होगा ये, सॉरी, एस्ट्रोजन ये मनुष्य में पाया जाता है जी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कर दें, एक मिनट, हाँ, पादप हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन हो गया, ये भी नहीं होगा, थायरॉक्सिन हो गया, ये भी नहीं होगा, हाँ एक चीज़ होगा, ये तीनों के तीनों आपके आंसर गलत हो जाएंगे, लेकिन साइटोकाइनेंस यही सही होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 19वां वाला मस्तिष्क वाला है, ठीक है। कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो होता है किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क देखिए मस्तिष्क जो होता है सोचता भी है, ठीक है, मतलब को सोचने का काम करता है मस्तिष्क, ठीक है, किसी चीज़ को याद करने का भी काम करता है, और हृदय स्पंदन का भी काम करता है, यानी कि हृदय को जो है धड़काने का जो कंट्रोल करता है यही मस्तिष्क है। उसके बाद है शरीर का संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है, मतलब आपका शरीर संतुलित है कि नहीं है, ठीक है, इसका भी ये काम करता है, बना कर रखता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं 20वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें 20वां वाले में, कह रहा है वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन्स जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, वृद्धि हार्मोन्स की अगर हम बात करें, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो ये किससे स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथियों से। वृद्धि हार्मोन्स जो होता है ये पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही होगा। उससे पहले हमको जानना है थायरॉक्साइड ग्रंथि कौन सी हार्मोन्स को जो स्रावित करती है, तो ध्यान रखिएगा ये थायराइड हार्मोन स्रावित करती है, कौन सी, थायराइड हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। अब उसके बाद है थाइमस जो ग्रंथि होती है, अगर हम थाइमस की बात करें, किसकी बात करें, थाइमस की, तो थाइमस जो ग्रंथि होती है ये किस चीज़ का स्राव करती है, तो थाइमोसिन हार्मोन्स का स्राव करती है, थाइमोसिन हार्मोन्स का स्राव करती है। अग्न्याशय जो होता है ये किसका स्राव करती है, तो दो चीज़ों का स्राव करती है, किस चीज़ का, इंसुलिन और ग्लूकागन, यानी अगर हम बात करें इसके शॉर्ट भाव में आप कह सकते हैं कि अग्न्याशयी रस का स्राव करती है, ठीक है, ये रहा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कह रहा पादप हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स इसमें कौन कौन है ये आपको जानने हैं। तो ध्यान रखिएगा पादप हार्मोन्स अभी भी जस्ट आपने जाना है, एक हार्मोन्स साइटोकाइनिन्स भी हो गया, जिबरेलिन्स भी हो गया और ऑक्सिन भी हो गया, यानी कि ए सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह क्या रहा है इसको भी हम जान लेते हैं। तो ये कह रहा बीजों की प्रसूपता मतलब सोते हुए, यानी कि जो सो रहे हैं, ठीक है, सो रहे हो को समाप्त करने में
सहायक है। प्रसुप्ता बीजों को समाप्त करने में कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो सहायक का काम करता है, जो सोते हुए हैं, ठीक है, उसका सहायक का काम कौन करता है, यही बताना है। तो देखिए भैया, इसमें जो होता है अगर हम बात करें तो सहायक का काम कौन करता है। देखिए अगर हम बात करें सोने का काम जो होता है, ये इसको बीजों की प्रसूतियों को समाप्त करने के लिए जिब्रेलिन्स जो होता है ये काम करता है। लेकिन अगर हम यही बात कर लें ऑक्सिन की, किसकी बात करें, ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन क्या काम करता है, ये कोशिका, ये काम क्या करता है, कोशिका वृद्धि और पौधों की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, एथिलीन की, तो एथिलीन क्या काम करता है, ये फल को पकाता है, फल को पकाता है। उसके बाद है एब्सिसी अम्ल। अगर हम एब्सिसी अम्ल की बात करें तो ये क्या काम करता है, बीज को अंकुरित करता है, बीज को अंकुरण का काम करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी आंसर आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि इसमें क्या कह रहा है इसको भी आप जानिए। कह रहा है संकटकालीन हार्मोन्स कहलाता। तो देखिए भैया, संकटकालीन हार्मोन्स कौन होता है, वो होता है एड्रीनलीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 24 वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर हम इसकी बात करें, शरीर संतुलन में सहायता करता है। तो शरीर संतुलन में सहायता कौन करता है ये आपको जानना है। तो देखिए भैया, पर मस्तिष्क जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, पर मस्तिष्क की बात करें, किसकी बात करें, पर मस्तिष्क की, तो पर मस्तिष्क जो होता है ये भाषा, ठीक है, आपको बोलना क्या है, भाषण यानी कि शब्द को पहचानने का काम करता है, पहचानने, ठीक है, पहचानने का काम करता है। उसके बाद है अनुमस्तिष्क जो होता है ये शरीर संतुलन बनाता है, ठीक है। उसके बाद है मध्य मस्तिष्क जो होता है ये काम क्या करता है, तो ये तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित ठीक है, नियंत्रित करता है। उसके बाद है क्या, डाईएनसेफेलॉन क्या काम करता है, ये शरीर, ठीक है, ये शरीर ताप, भूख, प्यास और नींद आदि क्रियाओं को करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो होगा वो शरीर संतुलन अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। चलिए 25वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है कि शरीर ताप, भूख, प्यास, नींद, उपापचयी आदि क्रियाएं का नियमन करता है। तो अभी जस्ट हमने बताया कौन करता है, वो करता है इसमें, ठीक है, अनुमस्तिष्क जो होता है ये नहीं करता, लेकिन डायफ्राम जो होता है ये काम करता है, ठीक है। सॉरी, डाईएनसेफेलॉन जो होता है, डायफ्राम कह रहे हैं, डाईएनसेफेलॉन जो होता है यही काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क की बात करें हम, तो अनुमस्तिष्क जो होता है ये ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से 26वां क्वेश्चन, जो कि है, कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है, ठीक है, इसमें से कौन सा उदाहरण उसका नहीं है।
तो हृदय का स्पंदन जो होता है ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक भी नहीं है, ये अनैच्छिक, मतलब इस पर कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऐच्छिक का मतलब ये होता है कि जो अपने इच्छा से चले, और अनैच्छिक मतलब जो हो जिस पे आप इच्छा के अनुसार कर सकें। तो ये बिना इच्छा के चलता तो क्या होगा, ये ऐच्छिक होगा, मतलब अपने इच्छा से चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिश्रित ग्रंथियां हैं। तो मिश्रित ग्रंथियां कौन है इसमें, ये आपको जानना है। तो देखिए भैया, मिश्रित ग्रंथियों की अगर बात करें, जिस हमने आपको बताया था कि इंसुलिन होता है, ठीक है, इसमें, और ग्लूकागान होता है, ये हमने बताया था किसमें, अग्न्याशय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें 28वां क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य किस हार्मोन से समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किस हार्मोन से समानता प्रदर्शित करते हैं, ये आपको जानने हैं। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य की अगर हम बात करें, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अगर हम कार्य की बात करें, तो ध्यान रखिएगा ठीक है, एड्रीनल लीन, ठीक है, एड्रीनलीन जो होता है, अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात कर लें, कह रहा है इसमें कि क्रिस्टिनिज्म रोग निम्न में से किस कमी से होता है, ठीक है, किसकी कमी से क्रिस्टिनिज्म रोग जो होता है, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रोग होता है ये थायरॉक्सिन की वजह से होता है, इसकी कमी से हो, ठीक है, ये क्रिस्टिनिज्म रोग जो है हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, 30वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि इसमें क्या कह रहा है, इसको भी आपको ध्यान में जानना है। कह रहा है इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत आवेश रासायनिक आवेश में बदलता, ठीक है, बदलकर रूपांतरित होता है। अब ये किस में रूपांतरित होता है ये आपको जानना है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को रूपांतरित कैसे करता है, तो ये होता है युग्मानुबंधन में। कैसे होता है, युग्मानुबंधन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें देखिए भैया, आपको दिया गया है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जाता है। तो फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो देखिए भैया, कृत्रिम रूप से जो प्रयोग किया जाता है, अगर हम बात करें उसकी, तो इसमें आपका हो जाएगा एथिलीन, क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आगे चलते हैं, 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। मेरे प्यारे बच्चों, आराम से बैठिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, पक्का इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, जो कि आपको 20 नंबर के क्वेश्चन हम आपको तैयार करके दे रहे हैं। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में पछतावा हो। तो हम सोचते हैं कि आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें, बाद में पछतावा ना हो, क्योंकि भैया देखिए, समय, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि समय जो है बहुत बलवान होता है। आप समय पे हर एक चीज़ करते रहिए, ठीक है, समय समय से पढ़ते रहिए। ऐसा ना सोचिए कि जो है जब बोर्ड का पेपर आ जाएगा तो हम पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बता देता है। पर अपना कौन है ये वक्त बता देता है। तो इसी के साथ में देखिए भैया, 32वां क्वेश्चन कहा, झाड़ियों के शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे ना, शहरों में क्या होता है, या फिर देहातों में भी देखो, जहाँ पे बाग वगैरह होते हैं, अच्छे से फूल होते हैं, उनके झाड़ियों को जब काट दिया जाता है तो अच्छे से एकदम पूरा और घने हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा शीर्ष प्रतिमुख के प्रभाव के समाप्त होने के कारण ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
ताकि वो क्या होते हैं और अधिक घने हो सकें, इसलिए उसको काट दिया जाता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें इसमें है, ध्यान रखिएगा। देखिए भैया ये क्वेश्चन आपको डबल मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन आपको मिले हैं। इधर से क्वेश्चन आपको डबल नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इसमें कहा है 37वां क्वेश्चन कहा है प्राग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका कारण है। ध्यान रखिए, प्राग नलिका जो होता है अगर हम उसकी बात करें, ये बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है रसायन अनुवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। उसके बाद है इसमें, ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो आपको पता है इंसुलिन हमने किसमें बताया है? अग्न्याशय में बताया है। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कहा है, कह रहा है इसमें हाइपोथैलेमस भाग है। तो हाइपोथैलेमस किस चीज़ का भाग है? ये मस्तिष्क में ही पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है प्रेम घृणा को जागृत करना। और जो लोग बोलते हैं ना कि प्रेम हो गया है, इससे हमसे बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कुछ होता नहीं, इसी हाइपोथैलेमस की देन होती है। जो आपको ऐसा लगता है वो केवल अट्रैक्शन होता है, बाकी प्यार मोहब्बत कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसलिए कहते हैं भैया प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और मुझ पे यकीन ना हो तो गजनी और तेरे नाम देख लो। क्योंकि आपको पता है कि दोनों मूवी में सभी लड़की के चक्कर में थुराए थे। ठीक है, तो आप भी अगर थुराना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर होता है तो केवल अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए भैया हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा अग्र मस्तिष्क। कौन होगा? अग्र मस्तिष्क की बात करें हम, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह क्या रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन, अभी हम बात कर रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर में आ गए हैं। तो देखिए भैया इस चैप्टर में जब आ गए हैं तो इस स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को, ठीक, मैं आपको लिए कुछ 2 वर्ड कहूँ। कहते हैं कि जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रख, जब कोई साथ ना दे तो हिम्मत रख, दूसरों की मत सुन खुद से उम्मीद रख, दूसरों की मत सुन खुद से उम्मीद रख, वक्त मुश्किल है पर ढल जाएगा, वक्त मुश्किल है पर ढल जाएगा, खुद पर यकीन रख, ये वक्त भी टल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो ये ईस्ट में भी होता है। किस में होता है? ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में जो है मुकुलन जनन होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए भैया मादा जनन तंत्र का अगर हम इसकी बात करें तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये कह रहा है। मादा जनन तंत्र का भाग है ये नहीं कह रहा है, नहीं है। तो अंडाशय भी होता है मादा जनन तंत्र का, और गर्भाशय भी होता है, और क्या होता है? शुक्राशय ये नहीं होता। बाकी डिंबवाहिनी यानी कि जिसको बोलते हो फैलोपियन ट्यूब, या फिर क्या बोलते हो? अंडवाहिनी बोलते हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाऊं, फिगर के जरिए समझा देता हूं आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो होता है, ठीक है, यहाँ जो ये हिस्सा होता है अगर हम बात करें इसकी, तो ये होता है अंडाशय। ठीक है, और अंडाशय में होते हैं छोटे छोटे अंडे होते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका डिंबवाहिनी। ये क्या होता है? डिंबवाहिनी होता है। अगर हम बात करें गर्भाशय की तो ये वाला हिस्सा गर्भाशय होता है। ये वाला हिस्सा क्या होता है? गर्भाशय होता है। और अगर हम बात कर लें किसकी, ये वाला हिस्सा हमने क्या होता है? ये गर्भाशय होता है। और अगर हम बात करें अंडाशय की तो ये वाला हिस्सा क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है,
हमने इतना बता दिया। तो ये मादा का जनन तंत्र है, ये आपको जानना ज़रूरी है, जो कि हमने बताया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है परागकोश में होते हैं। ठीक है, परागकोश में क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकोश कैसे दिखता है ये भी देख लो आप। तो देखिए भैया, परागकोश जो होता है इस प्रकार से आपको दिखेगा, जो कि पुष्प में होता है, ये होता है परागकोश। ठीक है, और परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण होते हैं। जब इनका स्फुटन होता है परागकोश का, तब ये परागकण निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही कौन होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा, द्विगुणन की क्षमता किसमें होती है ये आपको जानना है। तो देखिए भैया, द्विगुणन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, द्विगुणन की। ठीक है, तो द्विगुणन देखिए किस में होता है द्विगुणन। द्विगुणन जो होता है अगर हम बात करें तो ये डीएनए में होता है। किसमें होता है, डीएनए में। अब सबसे पहले हम जानते हैं एटीपी का फुल फॉर्म, जैसे कि हमने कहा था कि बताएंगे आपको। देखिए भैया, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो सीन ट्राई, ठीक है, फॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, एनएडी का बात करें, तो एनएडी क्या होता है, निकोटीनामाइड। ठीक है, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, उसके बाद है RUBP का, इसको बोलते हैं रिबुलोज बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये रहा। और डीएनए का क्या होता है, आपको पता है कि डीएनए का जो होता है वो होता है डी ऑक्सी राइबोज एसिड। ठीक, ये रहा इसकी बात। तो अब जान गए, तो इसमें ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला है। इसमें कह रहा है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए भैया, अगर हम ईस्ट की बात करें, अभी जस्ट हमने बताया आपको कि ईस्ट जो होता है इसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन की ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है 45 वाला, ठीक है, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो खंडन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है अगर हम उसकी बात करें तो किस में होता है, तो देखिएगा ये होता है स्पाइरोगायरा में। किस में होता है, स्पाइरोगायरा में खंडन द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है। तो हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में कौन सा जनन होता है, जस्ट हमने आपको बताया है अभी कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा पत्तियों द्वारा कायिक प्रावर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रावर्धन किसमें होता है ये आपको जानना है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रावर्धन की अगर हम बात करें तो ये होता है किसमें, ठीक है, तो वो होता है ब्रायोफिल्म में, जिसको बोलते हो अजूबा। क्या बोलते हो, अजूबा भी बोलते हो। ठीक है, अब इसमें हम बात करें आलू में कौन सा प्रवर्धन होता है, तो आलू में तना कायिक प्रवर्धन होता है। फिर दूब में कौन होता है, इसमें भी तना होता है। तो इनमें से सभी की बात किया तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, शकरकंद में
कायिक परावर्धन होता है। तो शकरकंद में कौन सा परावर्धन होता है? तो शकरकंद ध्यान रखना उसमें जो है उसके जड़ को हम खाते हैं, तो इसलिए क्या होगा, जड़ द्वारा परावर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पुरुष में शुक्राणु बनते हैं। तो पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे बनते हैं ये आपको जानना है, ठीक है। तो पुरुष में जो शुक्राणु की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए ये विरसण है, ठीक है, यहाँ से ये जो है वैस डिफरेंस निकला है, ठीक है, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलते हो। इसके ऊपर जो लगा होता है ये होता है अधि, ठीक है, ये होता है विरसण कोष। क्या होता है? ये विरसण कोष होता है, ये विरसण कोष है, ये होते हैं विरसण। और इसी विरसण के अंदर और इसी के जस्ट ऊपर लगा जो पेनिस होता है, पेनिस के बगल लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, पेनिस के बगल यहीं पे लगा होता है, वो होता है शुक्राशय। क्या होता है? शुक्राशय, जिसमें शुक्राणु जो हो जाके इकट्ठा होते हैं। और एपिडार्मिस में जो होता है ये क्या होता है, एपिडार्मिस इसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे करके लगे होते हैं हल्का सा, जो कुंडलिनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? कुंडलिनुमा, ठीक है। अब जब हम इसके पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसमें उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। हालांकि आपको अभी इतना ही जानना है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, कहाँ बनते हैं? तो विरसण में बनते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो कि कह रहा स्त्री में अंडाणु का निषेचन होता है। तो अंडाणु का जो निषेचन होता है, ध्यान रखना, अंडाणु जो होते हैं, जैसे स्त्री है, स्त्री में आपको पता है कि इस तरह से जो है गर्भाशय पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि स्त्री जो होती है, स्त्री का जो प्राइमेट पार्ट होता है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो इस प्रकार से है, ठीक। इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि जिसको बोलते हैं फैलोपियन नली, जिसको बोलते हो डिम्ब वाहिनी, ठीक है, डिम्ब वाहिनी फैलोपियन नली यही होता है, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया यहीं पे, यहाँ से शुक्राणु चलते हैं। जब शुक्राणु यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से अंडाणु निकलेगा, और यहीं से आकर के शुक्राणु जब मिलेंगे, ठीक है, तुम्बिका वाले स्थान पे, तो आकर के क्या होता है, अंडाणु उधर से मिलेंगे तो शुक्राणु से ही मिलेंगे, तो तुम्बिका होता है, ठीक है। तुम्बिका में जाकर के, फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? तुम्बिका में होता है। हालांकि तुम्बिका आप में ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका क्या होगा, फैलोपियन नली का ही सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, स्त्रियों में आर्तो, कहाँ चला गया, हाँ, स्त्रियों में आर्तोचक्र की अगर हम बात करें, आर्तोचक्र पूर्ण होता है। तो आर्तोचक्र मतलब होता है एमसी। एमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको देखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोलते हैं, रजोधर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजोधर्म भी बोलते हैं, आर्तचक्र बोलते हैं। देहात में इसको डेट बोला जाता है, और भी कहते हैं महीनवारी भी आया है, ठीक है, देहात में ये सब बोला जाता है। हालांकि इसकी जो डेट होती है वो 28 दिन की होती है, यानी कि 28 दिन पे फिर से ये क्या किया जाता है, ठीक है, ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, समझ में आया? तो ये महिलाओं में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जो होता है, अगर हम बात करें, कह रहा है जनकों से संतति में संचारित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? तो जनकों से संतति में संचारित होने वाले लक्षण किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, गाल्जी काय में, ये सब गलत भैया, सीधे से समझ लीजिएगा। जीन जो होते हैं ये जो माता पिता, जनक मतलब होता है माता पिता, तो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र करता है जो उनका लक्षण है, ठीक है। इसलिए कहते हैं भैया, जैसे माई वैसे धिया, जैसे कांकर वैसे बिया, इसी वजह से ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा ऊतक संवर्धन को किस प्रकार का जनन कहा जाता है, ठीक है। ऊतक संवर्धन का
किस प्रकार से जनन कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है अगर हम बात करें इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में। मैंने इसको कई बार जो है बताया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या चीज़ होता है ये आपको जानते हैं, हमने बताया पहले कि परागकोश में परागकण होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है इसमें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कह रहा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए भैया ए भी है, यानी कि शुक्रवाहिनियाँ, ठीक है। शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष का होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसमें पद, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है पादपों में कायिक परावर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो पादपों में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन अनुकूल काम करता है, ये हमको बताना। तो ध्यान रखिएगा, पादपों की अगर हम बात करें तो वो होता है परकलिका, यानी कि जिसको बोलते हो आप कली जो होता है ये कायिक परावर्धन का काम करता रहता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि कह रहा है, क्या रहा है इसमें? कह रहा है इसमें जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जाइगोट की अगर हम बात करें, इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो ना तो x होती है, ना तो इसमें जो है, इसमें सबसे पहले बात करें हम 2x होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x होती है, ठीक है। अब उसमें है अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा जो होता है ये बच्चे की गर्भाशय से जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए ये इम्यूनिटी सेक हो गया, इम्यूनिटी सेक मतलब होता है बोरा, ये एक झिल्ली में पैक होता है बच्चा, ठीक है। तो इस बच्चे को अगर ये बच्चा, तो यहीं से क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा यहीं से लगा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है, यहीं से लगा होता है। तो ये इसके नाभि से, तो इसी को बोलते हैं, इसी से क्या करता है, भोजन जो है प्राप्त करता है बच्चा, ठीक है। और माँ के जितने भी विटामिन वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें खाती है माँ, उसके ज़रिए, यानी कि प्लेसेंटा के ज़रिए बच्चे में ट्रांसफ़र होते रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये है मेंडल से आ गया, यानी कि अनुवांशिकता वाले चैप्टर से ही आ गया, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए 2 वर्ड कहता हूँ। कहते हैं भैया, ज़िंदगी में अकेले खुश रहना सीखो। ज़िंदगी में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो ज़िंदगी भी छोड़ देती है, फिर इंसान की क्या चीज़ है, फिर इंसान भी क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए भैया, कहते हैं ना, हम आपको बता दें कि अगर ये सफ़र है आपका, ठीक है, अगर बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो सफ़र आपको अकेले तय करना पड़ेगा, कोई नहीं उसमें साथ देगा। इसलिए कहते हैं सफ़र शुरू कर दिया है अकेला रहने का, अब दोस्त यार प्यार नहीं चाहिए दिल दुखाने के लिए। तो आप लोग क्या करिए भैया, पढ़िए अच्छे से, और पढ़ करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और आराम से जो है तैयारी करते रहिए, और लास्ट में चलिए आप एक अच्छे से जॉब पाइए। मेरी यही कामना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है 60वां क्वेश्चन, कह रहा है इसमें मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे का किया था? कौन से पौधे को आनुवांशिकता के प्रयोग में किए थे? चलिए देखते हैं। मेंडल जो है भैया, इन्होंने मटर के पौधे को जो है लिया था, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम नाम है मटर के पौधे का। कितने जोड़ी? तो 7 जोड़ी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था मेंडल ने। मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल नाम है, पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिकी
का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब उसके बाद जोहानसन को क्या कहा जाता है? तो जोहानसन जो है यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए भैया, जोहानसन जो है, जोहानसन का पूरा नाम क्या है इसको भी देख लीजिए। तो कार्ल एडवर्ड जोहानसन नाम है इनका पूरा। ह्यूगो डुबरीज जो है, ह्यूगो डुबरीज ने क्या किया था? ह्यूगो डुबरीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। ठीक। उसके बाद है डार्विन। तो डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने प्राकृतिकवादी यानी कि प्राकृतिकवाद, क्रांतिकारी एवं विकास के जनक कहा जाता है। विकास के जनक कहा जाता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत जो प्रस्तुत कौन किया था, ये ध्यान रखिएगा। तो लैमार्क जो है इन्होंने किया था। किसने किया था? लैमार्क। और डार्विन ने क्या किया था? इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं विकास, इवैल्यूएशन सिद्धांत को दिया था, सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डुबरीज जो हैं इन्होंने, हमने बताया कि ह्यूगो डुबरीज क्या कहते हैं? प्राकृतिकवादी यानी क्रांतिकारी विकास के जनक कहे जाते हैं, ये हमने बताया। उसके बाद है वीडल तथा टैटम। वीडल एवं टैटम ने क्या किया था, इसको भी जान लीजिए। तो वीडल एवं टैटम जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक जीन, एक एंजाइम, एक एंजाइम परिकल्पना को दिया था। यानी कहा था इन्होंने कि अगर एक जीन है तो उसके साथ साथ एक एंजाइम होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो XY लिंग गुणसूत्र जो होता है ये मनुष्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में पाया जाता है XY। ठीक है, मनुष्य में, किसमें? नर में। किसमें? नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नर में। ठीक है। काकरोच में जो गुणसूत्र पाया जाता है उसकी बात अगर हम करें तो इसमें जो होते हैं, इसमें 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में जो होता है XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? मादा में। अगर हम नर की बात करें तो इसमें XO पाया जाता है। क्या पाया जाता है? XO, ये होता है नर में। अब यही बात करें मानव की, तो मानव में XX ये पाया जाता है। किसमें? मादा में। और XY ये नर में। ठीक। और पक्षी में क्या पाए जाते हैं, भी देख लो। तो पक्षी में जो गुणसूत्र होते हैं, हाँ, इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। पक्षी में जो गुणसूत्र होते हैं, इसको देखो। तो पक्षी में जो गुणसूत्र होते हैं ये 80 गुणसूत्र होते हैं। ये कब की बात है? जब 2007 में इसकी हुई थी, खोज हुई थी तब। अब इसमें नर जो होते हैं अगर हम बात करें तो नर में ZZ होता है। ये किस में होता है? नर में। उसके बाद यही बात अगर करें हम, ZW होता है। ये किस में होता है? मादा में होता है। ठीक। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें जो सही होगा वो आपका मनुष्य में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, मनुष्य के युग्मनज यानी कि जाइगोट में लिंग गुणसूत्रों के कितनी जोड़ी उपस्थिति होते हैं? ध्यान रखिएगा, 2 जोड़ी हमेशा, इसमें 1 जोड़ी होती है। लिंग गुणसूत्र की बात कर रहा है तो 1 जोड़ी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यानी इसमें ध्यान रखिएगा, जो 22 जोड़ा होता है ये कायिक होता है, और 1 जोड़ा जो होता है ये लिंग को निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि 1 जोड़ा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें ध्यान रखिएगा कि कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो कीटों में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, तो XO होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधे में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में
उत्पन्न शुद्ध लंबे एवं संकर लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे का अनुपात होता है। तो ध्यान रखिए, इसको मैं आपको सॉल्व करा देना हूँ। जैसे शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा की अगर हम बात करें और शुद्ध बौना की बात करें, जब इनके मध्य क्रॉस कराया गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा x और y, ये तुम्हारा हो जाएगा x x। तो इसके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो x x बनेगा, फिर इसका क्रॉस हम इस वाले से कराते हैं तब भी क्या बनेगा, x x बनेगा। सॉरी, यहाँ पे बौना लेना है, एक मिनट गलती हो गया, फिर से कर लेते हैं इसको। शुद्ध लंबा की बात करें हम तो कैपिटल T, शुद्ध बौना की बात करें तो स्मॉल t। जब इसका क्रॉस हम इस वाले से कराते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो कैपिटल T और स्मॉल t बनेगा। और फिर इसका क्रॉस हम इस वाले से कराते हैं तो कैपिटल T और स्मॉल t बनेगा। फिर इसका क्रॉस इस वाले से कराते हैं तो कैपिटल T स्मॉल t बनेगा। फिर इस वाले से कराते हैं तो कैपिटल T और स्मॉल t बनेगा। ठीक है, यानी कि F1 पीढ़ी ये होगी। कौन सी पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी होगी, ये F1 पीढ़ी होगी। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए हैं, संकर लंबे हुए हैं। कैसे हुए हैं, संकर लंबे पैदा हुए हैं। तो इसका जीनोटाइप नहीं निकलेगा। अब चलते हैं F2 पीढ़ी को क्रॉस कराते हैं। जब इसका हम क्रॉस कराते हैं F2 पीढ़ी में तो देखते हैं, यानी कि स्वपरागण जब कराते हैं तो देखा जाता है कि जो इनके F2 पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी है। चलिए स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। अब F2 पीढ़ी देखिए, कैपिटल T स्मॉल t था, तो इसमें देखिए अगर हम कैपिटल T स्मॉल t की बात करें, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, जब इसके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट बॉक्स बना करके लिख दे रहे हैं ना। तो देखिए, ठीक, ठीक है, इस तरह से बॉक्स बना दिए। अब हम इस पर क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते, जो है जो मिला था, कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। अब हम क्या करते हैं, इधर आपका मादा वाला हो गया, इधर आपका नर वाला हो गया। ठीक है, अब हम इनके मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। जब इसका गुणा हम इस वाले से करेंगे तो कैपिटल T, इस वाले का गुणा फिर हम इस वाले से करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल T और स्मॉल t होगा। फिर इस वाले का गुणा हम इस वाले से कर रहे हैं तो क्या पैदा होगा इसमें, तो कैपिटल T और स्मॉल t, फिर इस वाले का गुणा इस वाले में करेंगे तो स्मॉल t होगा। यानी आप देख रहे हैं, एक शुद्ध लंबा हो रहा है, दो संकर लंबे हो रहे हैं और एक अशुद्ध लंबा हो रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह से पैदा हो रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कैसे आपको लिखना है। जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, इसका अनुपात जब आप निकालेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिलाना पड़ता है इसमें। ठीक है, एकदम हूबहू चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी आप जीनोटाइप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अलावा इसके सेम शक्ल का कोई और नहीं है, तो एक हो गया अनुपात है। अब इन दोनों के सेम शक्ल का कोई और नहीं है, इन दोनों के सेम शक्ल का कोई और नहीं है तो 2 हो गया अनुपात है। अब इसके सेम शक्ल का कोई नहीं है तो 1 हो गया। तो यानी कि 1:2:1 के अनुपात में होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें स्त्री के अंडाणु का निषेचन 22 + y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है तो संतति की गुणसूत्र संरचना होती है। तो संतति की गुणसूत्र जो संरचना होगी वो क्या निकल के आएगी अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अगर स्त्री के अंडाणु का निषेचन जो है, ठीक है, स्त्री के अंडाणु का निषेचन जो है 22 + y गुणसूत्र से यदि हो जाए तो 44 हो जाएगा। 22 दूना 44 और XY निकलेगा। क्या निकलेगा, XY, यानी कि पुत्र पैदा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 44 + XY हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें लिंग गुणसूत्र जो होता है वो होता है एक्स और वाई होता है पुरुष में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीज को प्रकट करने वाला शुद्ध गोल बीज, जब गोल होगा तो कैपिटल टी होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, सॉरी गोल की बात किया, राउंड यानी कि कैपिटल आर होगा। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा? तो बौना पौधा है तो बौने पौधे का क्या होता है? कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी होता है, यानी कि इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अभी जस्ट इसके बाद देखें आप 72वां क्वेश्चन कह रहा मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? तो शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप क्या होगा आपका? ठीक है, वो कैपिटल टी होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बहुत बता दूं कि अगर यही मनुष्य की बात कर दिया जाए, किसकी बात करें? मनुष्य की, तो नर में आपको पता है कि एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं और मादा में आपको पता है कि एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब इसका क्रॉस हम इस वाले से कराते हैं तो एक्स बनता है, फिर इस वाले का क्रॉस इस वाले से कराते हैं तो भी एक्स बनता है, फिर इसका क्रॉस इस वाले से कराते हैं तो एक्स आपका जो है एक्स वाई बनेगा, फिर इसका क्रॉस हम इस वाले से कराएंगे तो एक्स और वाई बनेगा। ठीक है, यानी कि दो आपके संतान पैदा होंगे, दो आपके जो प्राप्त होंगे चारों संतान, लेकिन इसमें पुत्र होगा ये दोनों, और ये क्या होंगे? पुत्री होंगे, यानी कि डॉटर होंगे। ठीक है, तो यही हो गया इसका लिंग निर्धारण, या क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 22वें जोड़ी की बात किया है, ध्यान दीजिएगा। 22वें जोड़ी की बात किया था, आप अभी समझ नहीं पाए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ 22वां जोड़ी क्या हो गया इसमें। जैसे अगर नर है, क्या है? नर। अगर नर है और क्या है? मादा है, तो आपको पता है कि नर में जो होते हैं इसमें 46 गुणसूत्र इसके, 46 गुणसूत्र इसके होते हैं। जब इसको आप बांटोगे तो 2 यानी कि 22वां जोड़ी और एक जोड़ी, इसके भी 22वें जोड़ी और एक जोड़ी में टूटेगा, 22वां और एक जोड़ी। ये जो होता है ये कायिक यानी कि दैहिक यानी कि देह बनाता है, दैहिक को बनाता है, और ये लिंग को बनाता है। क्या करता है? लिंग को बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? लिंग बनाता है, यानी कि वो महिला होगा कि पुरुष होगा इसका निर्धारण करता है, और ये दैहिक का काम करता है। समझाया? अब हम जब इन दोनों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो 46 गुणसूत्र होने चाहिए। ठीक है, तो इसके और इसके गुणसूत्र मिलेंगे तो 22 + 22 हो जाएंगे दोनों। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र। ठीक है, जब इसके लिंग वाले मिलेंगे, इसके लिंग वाले मिलेंगे, तभी तो जाकर के निर्णय होगा कि कौन सा बनेगा ये। ठीक है, तो ये रहा लिंग गुणसूत्र में। ठीक है, निर्धारण की बात करें तो हमने आपको समझा दिया। तो जाते जाते मैं आपको लिए, ठीक है, एक ऑनलाइन कहूँगा कि कहते हैं ना भैया, सजती रहेगी महफिल मेरे बगैर भी, सजती रहेगी महफिल मेरे बगैर भी, यहाँ एक सितारा टूट जाने से आसमां सूना नहीं हो जाता, एक सितारा टूट जाने से आसमां सूना नहीं हो जाता। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसी के साथ साथ आप लोग क्या करिएगा, अपने जो है बोर्ड की तैयारी करते रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और किसी और बच्चे का जो है भला हो सके। जय हिंद।